हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या कौन कौन से हम जो टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। इसमें हम बहुत सारे टूल्स देखेंगे जो हम अच्छे से बेटर वे में कंपनी के बारे में जो है हम समझ पाएंगे कि उसके स्टेटमेंट्स की, हाँ मतलब कि वो एकदम परफेक्ट है, वो मिसलीडिंग नहीं है। इसमें आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स टू इवेलुएट अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। These tool helps stakeholder make informed decision by interpreting data from income statement, balance sheet, cash flow statement। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी की क्या परफॉर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वाली पता लगेगी। तो इससे और ज़्यादा डेप्थ ले रखें तो पता रहेगा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। फिर इसके बाद आते हैं, इसमें हम सबसे पहले आते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट कंपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ डिफरेंट पीरियड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन परफॉर्मेंस। अब इसमें हम कंपैरिजन में क्या करते हैं, इसमें जैसे ईयर ऑन ईयर हम आपने देखा होगा हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल से क्या रहा, या कि फिर जैसे 5 ईयर्स का देख रहे हैं तो 5 सालों में क्या इसने ग्रोथ की, तो हम ईयर वाइज ईयर कंपैरिजन करते हैं कि इनके प्रॉफिट्स क्या रहे हैं, रेवेन्यूज़ क्या रहे हैं, एक्सपेंसेस क्या रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। फिर इसका यूसेज क्या है, एनालाइजिंग ग्रोथ इन रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। अब इसमें हम एनालाइज करते हैं इसकी रेवेन्यू क्या था, या एक्सपेंसेस किस हिसाब से थे कंपनी के, प्रॉफिट्स किस हिसाब से थे। फिर मॉनिटरिंग चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब इसमें हम ये भी मॉनिटर करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या क्या चेंजेस होते रहें विद टाइम। इसका एग्जांपल है कंपेयरिंग सेल्स फॉर 2022-23 टू एसेस ग्रोथ। अब 2000 जैसे 22-23 में हम देखेंगे कि अगर अच्छा पहले सेल कम थी अब ज़्यादा हो गई, तो मतलब ये प्रॉफिटेबल ठीक है कि सही स्ट्रैटेजी इन्होंने अप्लाई की होगी इसलिए। और फिर इसके बाद है इसका कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें तो इट एक्सप्रेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ अ बेस वैल्यू, एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट और टोटल एसेट्स फॉर बैलेंस शीट। अब जो हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो जो है कि एक तरह की जो होता है ना कि हम परसेंटेज फॉर्म में लिख रहे हैं इनकम, या फिर जो जैसे कि रेवेन्यू हो गई इनकम स्टेटमेंट से, या फिर बैलेंस शीट से हो गई, उसकी बेस वैल्यू का जो हम एक्सप्रेस करते हैं। फिर इसका यूसेज क्या हो सकता है, इवेलुएटिंग अ प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम। अब उसका एक हम है कि इतना परसेंट ये कंट्रीब्यूट करा, इतना परसेंट ये सेल्स में कंट्रीब्यूट किया इसने, इस प्रोडक्ट ने या सर्विस ने। और फिर फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइज। अब इससे ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे जो मार्केट कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी हम देख के कंपेयर कर सकते हैं कि कि मतलब कि क्या क्या कौन सी कंपनीज कितना परफॉर्म कर रही हैं जो उतने ही साइज की हैं कि जिनका टर्नओवर 10 करोड़ ही है या 20 करोड़ है, इस हिसाब से। अब इसका एग्जांपल है एनालाइजिंग विद कंपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कंज्यूमिंग लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू ओवर टाइम। अब इससे हम ये एनालाइज करेंगे कंपनी का जो हमारा गुड्स सोल्ड हो रहा है वो जो है कितना शेयर है रेवेन्यू का, कि जैसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये बहुत कम रेवेन्यू, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि फिर एक्सपेंसेस हमारे टाइम के साथ कम होंगे तो कंपनी होगी प्रॉफिट में। फिर आते हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, इट स्टडीज पैटर्न ओवर मल्टीपल पीरियड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब इसमें हम जो है उसके कई सारे जो पैटर्न्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, जो अलग अलग पैटर्न्स उसके हैं कि इस ये स्ट्रेटजी थी तो क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की थी जो प्रीवियस में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर इसका यूसेज क्या है, आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट ग्रोथ और डिक्लाइन इन स्पेसिफिक एरिया लाइक रेवेन्यू और प्रॉफिट। अब इससे हम ये पता लगेगा हमें कि कितना अगर प्रिडिक्ट हमने किया है तो ये पता लगेगा अच्छा इस साल इतना रेवेन्यू था तो आगे बढ़ेगा ही। अगर घट मतलब एक बार घटा ठीक है, फिर अगर कंटिन्यूस लॉस में आ रहे तो फिर हमें ये कुछ जैसे इसमें ये हो सकता है कि इसमें ट्रेंड जो हमने चूज़न किया उसमें डेटा एरर हो सकती है, और ऐसा भी अगर नहीं सब कुछ सही तो कुछ स्ट्रैटेजी इशू आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें असेसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इससे हमें पता लगेगा कि कंपनी अभी कहाँ है, 10 साल बाद कहाँ जाएगी। जैसे अब सोलर इंडस्ट्री का है तो उसकी हमने ट्रेंड एनालिसिस कर ली कि जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, इको फ्रेंडली की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो आगे अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में जैसे
लोगों ने ट्रेंड प्रेडिक्ट किया था कि इसमें पैसा लगाइए ये बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बैटरीज फेल हो रही हैं और मतलब मोस्टली उसमें मतलब कि बहुत खराबी आ रही है, तो उसका जो ट्रेंड हमने प्रेडिक्ट किया था वो पूरा गलत हो गया है। फिर है इसका एग्जांपल है ऑब्जर्विंग स्टडी 10% एनुअल ग्रोथ इन रेवेन्यू और 5 ईयर की, हर साल 10-10% उसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या, यूज रेशियो टू एसेस रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल वेरिएबल्स एंड गेन इनसाइट इनटू परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। अब इसमें जो हमारे जो फाइनेंशियल रेशियोज है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सबको हम एनालिसिस करके लाइक उसमें हम देखेंगे कि क्या मतलब इसका क्या रिलेशनशिप है या क्या गेन है, इससे इंसाइट क्या मिलती है। तो इसका लाइक रेशियोज की बात करें तो इसमें आता है पहला लिक्विडिटी रेशियो, ऐसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। एग्जांपल है करंट रेशियो है या क्विक रेशियो है, कि मतलब क्विक लिक्विडेट होने वाली चीज़ें इसमें इससे हम डील करेंगे। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मेजर एफिशिएंसी एंड रिटर्न, एग्जांपल नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें ये आएगा। फिर है लेवरेज रेशियो में आएगा इवेलुएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेप्ट लेवल्स, एग्जांपल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो में आएगा कि एक्सेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एग्जांपल इन्वेंट्री का टर्नओवर क्या है, एसेट का टर्नओवर क्या है, ये चीज़ें इसमें आएंगी। फिर है नेक्स्ट है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस में आएगा इट एग्जामिन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी एंड कैश मैनेजमेंट। अब कैश फ्लो में है कि हमने सारी लाइक कैश वो एग्जामिन करते कितना आया कितना गया, सीधी सी इसमें ये चीज़ है। और इसका यूसेज क्या है, डिटरमाइनिंग वेदर ऑपरेशंस आर जनरेटिंग सफिशिएंट कैश, मतलब जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सफिशिएंट कैश जनरेट कर रही है या नहीं, इससे लाइक ये हम एक डिटरमाइन करेंगे। और एक्सेस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कि लाइक इससे ये भी पता लगता है कि मतलब ये लाइक जो हमारा इन्वेस्टमेंट है या फिर जो हम लाइक जो है एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो चीज़ें लाइक हमारे लॉन्ग टर्म में मतलब टिकेंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टर्स पहले कर रहे थे अब इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं और फिर हमें मतलब कि लाइक और लोन पे लोन लेना पड़ गया। फिर या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारे पुअर हो रही टाइम के साथ तो रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा है, तो ये दिक्कत कर सकता है। फिर एग्जांपल है इसका आइडेंटिफाइंग ए पॉजिटिव ऑपरेशनल कैश फ्लो इज सफिशिएंट टू कवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, की हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस तरह का लाइक होना चाहिए कि हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो मतलब कि उसको कवर कर पाए। फिर इसके बाद आता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है कि इट इवैल्यूएट चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम ओवर टाइम बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम यही देखेंगे कि टाइम के साथ कि क्या लाइक कितना परसेंटेज इंक्रीज या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम मोस्टली ये शेयर वाले ग्राफ में देखते हैं कि इतना परसेंट इंक्रीमेंट है, इतना परसेंट डिक्रीजेस है। या फिर इसका यूसेज क्या है, डिडक्टिंग ग्रोथ और डिक्लाइन इन स्पेसिफिक लाइन आइटम। अब इसमें क्या है कि इससे हम लाइक जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को पकड़ पाते हैं कि अच्छा लाइक ये प्रोडक्ट हमारा इसमें गड़बड़ी है। जैसे अब जैसे ओला का है, ओला केस में देख रहे हैं गाड़ियों की लाइक जो स्कूटर्स हैं वो लाइक नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो वो लाइन उसकी नॉट वर्किंग, बाकी उनका जो अदर बिजनेसेस है दे आर वर्किंग वेल। तो इस तरह से मतलब हम इसमें पकड़ पाते हैं। फिर है हाईलाइटिंग अनयूजुअल चेंजेस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे कोई स्पेसिफिक चीज़ गड़बड़ है तो क्यों गड़बड़ है, प्रोडक्ट उसमें हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा या कोई अलग इशू आ रहा है, तो उसको हम फिर फर्दर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि बाकी ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ बैठ के खंगा लेंगे, नहीं उसमें टाइम भी जाएगा काफ़ी। फिर इसके बाद है और 20% इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइट इंडिकेट इन एफिशिएंसी। अब 20% उसमें लाइक जो हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है अगर वो इंक्रीज करता है तो वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा कंपनी के लिए। जैसे बहुत कंपनीज में आपने देखा होगा उनके डाउनफॉल का यही रीज़न है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें तो कर रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो अपने लोन ही नहीं भर पा रही हैं, क्योंकि पैसा बचना तो चाहिए लोन देने के लिए। फिर वर्टिकल एनालिसिस में कंपेयर करेंगे आइटम विद अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देम एज अ परसेंटेज ऑफ अ बेस अमाउंट, एग्जांपल रेवेन्यू और टोटल एसेट, कि बेस अमाउंट का वो कितना जो है मतलब परसेंटेज जो है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है या किस तरह के स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं। फिर इसका यूसेज क्या, आइडेंटिफाइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर को और स्पेंडिंग पैटर्न को हमें एनालाइज करने में मदद करता है। और फिर है कंपेयरिंग इंडस्ट्री बेंचमार्क। अब इंडस्ट्री की जो बेंचमार्क है उसको भी
कंपेरिज मतलब कि कंपेयर करने में मदद करता है। फिर इसके बाद इसका एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज 40% ऑफ रेवेन्यू वर्सेस द इंडस्ट्री एवरेज इज 35%। अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 40% ऑफ रेवेन्यूज हैं, और जहाँ पे वह हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो सिर्फ 30% ही है इंडस्ट्री का जो एवरेज आ रहा है। फिर इसका नेक्स्ट आता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। इसके बारे में हम देखते हैं, इट ब्रेक डाउन रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये लाइक है हमारा है जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है उसको अलग अलग लाइक हिस्सों में हम अलग अलग जो मॉड्यूल या पार्ट्स में करके उसको कम मतलब ब्रेक डाउन करके उसको हम फिर समझते हैं कि क्या मतलब क्या प्रॉफिटेबिलिटी कर रहा है, कि ये स्ट्रैटेजी हमने की है या हमारे लाइक जो है प्रॉफिट मार्जिन है या फिर एसेट के कारण है या इक्विटी है, ये किसके कारण लाइक ये हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। सो इसके बाद हम आते हैं अपने लाइक इसका यूसेज क्या है, एनालाइजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एसेट यूटिलाइजेशन एंड फाइनेंशियल लेवरेज। अब इसमें हम ये चीज़ समझते हैं कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैसे और एफिशिएंट है तो और कैसे बना सकते हैं, क्या कट डाउन करना है, या जो एसेट्स हैं उसको जैसे यूटिलाइज करना है किस तरह से। तो फिर इसके बाद आते हैं या जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे कंपनी के पास हर साल जो प्रॉफिट बच रहा है तो उससे हम क्या लाइक जो है कंपनी की शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या फिर जो है उसमें और कोई मतलब जैसे ग्रोथ कर रहे हैं, हमने और लैंड परचेज कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। फिर है सेगमेंट एनालिसिस। सेगमेंट एनालिसिस में आता है इट फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स और सेगमेंट्स। अब इसमें हमने जो है स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट और सेगमेंट की हम एनालिसिस करेंगे। इसका लाइक यूसेज क्या है कि एक्सेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन एट अ सेगमेंट लेवल। अब जैसे एक सेगमेंट की हमने एनालिसिस की तो यहाँ पता लग रहा है अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस लाइक इसकी कम हो रही है, तो उसका हमने उसके एनालाइज करके फिर उसको हमने और ज़्यादा उस पर लाइक रिसोर्स की रिक्वायर्ड है या ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है या मैन पावर की रिक्वायर्ड है, तो ये इसमें हम ऐसे करेंगे। इसका एग्जांपल है रिटेल कंपनी एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ई कॉमर्स डिवीजन सेपरेटली। अब जैसे एक रिटेल स्टोर्स हमारी कंपनी है तो वो अलग अलग जो है अपने डिविजन्स को मतलब जो ई कॉमर्स है उसको अलग से कि क्या लाइक इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही, क्यों ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या क्या इसमें और ज़्यादा लाइक हमें जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, तो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए तो पैसा और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है वो सारा उसमें आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट में। फिर है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग में क्या है कि इट कंपेयर द कंपनीज परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिटर्स। अब इसमें बेंच मार्किंग में क्या है कि हम कंपनीज की परफॉर्मेंस या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम लाइक कंपेयर करें कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो वो तो फॉलो ही होने चाहिए। और फिर इसके बाद इसका यूसेज क्या है, इट आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रिलेटिव टू पीयर। अब इसमें लाइक स्ट्रेंथ और वीकनेस हम निकालेंगे कि वो उस कंपनी के कंपैरिजन में कितनी लाइक हमारी प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है या क्या वीकनेस आ रही है, ये क्यों लाइक कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को चुन रहा है ना कि हमारे। फिर इसका एग्जांपल है फिर कंपेयरिंग ग्रॉस मार्जिन विद इंडस्ट्री एवरेज। अब इसमें हम जैसे ग्रॉस मार्जिन निकालेंगे या जैसे दूसरी कंपनी क्यों मतलब सेम सब कुछ है फिर भी प्रॉफिट में क्यों जा रही है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय कर रखी है, कॉस्ट में वो उनकी लाइक कॉस्ट रिडक्शन कर रही है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, इसलिए वो हमारे लाइक सेम प्रोडक्ट कितना रेट है फिर भी वो प्रॉफिट में ही जा रही हैं। तो ये चीज़ इसमें हम बेंच मार्किंग में देखेंगे। फिर आते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। डिफाइन इट मेजर द वैल्यू क्रिएटेड बियॉन्ड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स। अब इसमें हम मेजर करते हैं कि लाइक जो हमने लाइक जो वैल्यू क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड शेयर होल्डर या फिर जो इमेज है हमारी कंपनी की। अब जैसे टाटा का हम देख लेते हैं, ये हमारा लाइक बेस्ट एग्जांपल है। फिर इसका फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये इसका फॉर्मूला है ईवीए का, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसका यूसेज क्या है, यूसेज है कि एक्सेसिंग वेदर द कंपनी जनरेटिंग सफिशिएंट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और नॉट। तो
ये इसका यूसेज हो गया। फिर आते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स नीडेड टू कवर टोटल कॉस्ट। अब इसमें है ब्रेक इवन एनालिसिस में ये हम देखते हैं कि मतलब एक हमारे लिमिटेड अमाउंट तक की, जैसे 500 यूनिट्स इतनी तो सेल होनी चाहिए ताकि हमने जितना पैसा लगाया तो उतना निकल जाए, ब्रेक इवन पॉइंट जो हम निकालते हैं इसमें, तो वो इसके थ्रू करते हैं। फिर इसका यूसेज क्या है, प्लानिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को हम प्लान करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेशोल्ड, ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का जो थ्रेशोल्ड है उसको भी ये समझने में मदद करेगा कि अच्छा इतना, जैसे 500 यूनिट सोल्ड हो गए, अब इससे ऊपर बिकेगा तो सब हमारा प्रॉफिट में जाएगा, कि हर महीने हमें 10 बेचना है, बाकी अगर 20 बेच ले तो 10 प्रॉफिट में जाएगा। इफ फिक्स कॉस्ट आर लाइक 1 लाख एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ पर यूनिट इज ₹50, मतलब हर एक यूनिट का दाम 50 रुपये है और हमारी इतनी ये कॉस्ट 1 लाख रुपए, तो हमारा ब्रेक इवन लाइक जो हमें सेल करना है वो 2000 यूनिट तो सेल करना ही करना। अगर 2000 यूनिट लाइक हमारी मंथली ब्रेक इवन पॉइंट हम देख रहे हैं, तो हमारा फिर इसके बाद सारा कंपनी अगर 4000 5000 है तो वो हमें 3000 यूनिट्स का पूरा फुल प्रॉफिट में जाएगा, तो ये कंपनी की अच्छी बात होगी। फिर है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या है कि इवेलुएट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर लाइक किस तरह के कंपनी को थ्रेट्स आ रहे हैं। थ्रेट मतलब कि जैसे मार्केट में पॉलिसी, गवर्नमेंट रेगुलेशन बदल गए, या यहाँ गवर्नमेंट रेगुलेशन अच्छे थे अच्छे चले, हमने बाहर के बदल गए हैं, फॉरेन स्टैंडर्ड में कोई चेंजेस है कि सस्टेनेबिलिटी है, या इस चीज़ में इतना हमें लाइक इस क्वांटिटी को आपको हटाना है, जैसे खाने की में आता पाम ऑयल एकदम रिड्यूस करना है, तो प्रोडक्ट हैं अब तो वहाँ से हटाने पड़ेंगे वो चीज़, क्योंकि वो मार्केट में बिकेगी नहीं, वरना फिर हमें लॉ सूट फेस करना पड़ेगा। फिर इसका यूसेज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। अब उस हिसाब से हमें उतना ही लाइक प्लानिंग अब इसमें है स्ट्रैटेजिक, कि उस हिसाब से प्लानिंग हो कि अच्छा जितने गुड्स उतने ही लाइक 10 ही बनाओ, ताकि अगर ऐसा ना हो 1 लाख बना के और फिर बेच रहे हैं, फिर बीच में रेगुलेशन बदल गए 1-2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर सारा जो हमारा स्टॉक पड़ा है वो वेस्ट हो जाएगा। फिर उसको या तो फिर से हम उसको मतलब इंपोर्ट करेंगे या दूसरे कंट्री में मूव करेंगे जहाँ मतलब ईज़ रेगुलेशन है, ताकि वहाँ बिक सके, तो फिर हमारा वो चार्ज और भी बढ़ जाएगा, तो एक तरह से लॉस है। तो बेटर हम अगर से उसको मतलब मूव करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में, कि फिर से ट्रेड टैरिफ ये सब आएंगे, तो बेटर है कि उस प्रोडक्ट को वहीं पे मतलब वो लॉस डायरेक्ट कंसीडर हो जाए कंपनी का, कि प्रोडक्ट लाइक वेस्ट हो गए। फिर इसके बाद है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि इसमें हम कंपेयर करेंगे द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ अ डिसीजन टू इट्स एसोसिएटेड कॉस्ट। इसमें लाइक जो हमारे जो डिसीजन लेंगे कि किस तरह की लाइक हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेगा, कि अच्छा ये डिसीजन था तो इस तरह का लाइक हमें, और किस तरह के कॉस्ट से एसोसिएट हो के लाइक क्या मतलब कि वो हमें फ़ायदा देगा, या क्या मतलब उससे लॉस भी हो सकता है। तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि कितनी कॉस्ट पे क्या बेनिफिट हो रहा है। फिर जस्टिफाइंग इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल चेंजेस। अब उसमें जो हमें जैसे इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेशनल चेंजेस, उसके बेसिस पे क्या लाइक हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है कि एनालाइजिंग वेदर ऑटोमेटिंग अ प्रोडक्शन लाइन रिड्यूस लॉन्ग टर्म कॉस्ट और नॉट। अब जैसे इसमें ये हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिक हमने कर दी लेबर हटा के, अब उसमें क्या है कि वो लॉन्ग टर्म कॉस्ट लाइक कितना वो चलेगा, ऐसा ना हो कि वो मशीन अगर ख़राब हो रही बार बार तो फिर दिक्कत है, कि उसमें ख़राब ना हो तो मेंटेनेंस ही बहुत पड़ जा रही है, और उससे लेबर कॉस्ट से अगर सस्ती तब तो ठीक, और लेबर कॉस्ट से अगर महंगी पड़ रही तो फिर लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं होगी। फिर आते हैं हमारे जेड स्कोर एनालिसिस। जेड स्कोर में क्या करते हैं, ये प्रिडिक्ट करता है कि बैंक करप्सी रिस्क यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज। अब जो हमारे फाइनेंशियल रेशियोज है बहुत कुछ बताते हैं, और इसके लाइक इसका मीनिंग है कि अगर इससे हमें बहुत चीज़ हम लाइक हमें पता लगे कि कंपनी का अच्छा इस तरफ जा रही है या ये लॉसेस हैं, तो इससे ये पता लगे। इसका फॉर्मूला क्या, वेटेज फॉर्मूला कंबाइन वर्किंग कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग एंड अदर मैट्रिक्स। और फिर इसका यूसेज क्या, एक्सेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन कंपनीज, कि इससे हम ये देखते हैं कि कंपनीज लाइक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो नहीं है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज tools provide critical insight for decision making, helping businesses evaluate their performance, manage risk, and
plan strategically. Each tool has its own specific application, and using them collectively enhance the depth and accuracy of analysis. So हमें ये बहुत ज़रूरी कि इन फाइनेंशियल टूल का लाइक यूज़ करके फिर हम उसकी सारी होते हैं ना कि हर तरह की परफॉर्मेंस है, रिस्क है, वो देख के फिर उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं, क्योंकि ये चीज़ मोस्टली इंडिया में होती है क्योंकि बहुत लोगों की चीज़ें समझ ही नहीं आती। अदरवाइज अगर लोगों को ये चीज़ समझ आती तो जो बहुत सारे लाइक जो हमारे फ्रॉड्स देखने को लाइक बहुत कंपनीज जो करती हैं तो वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें पूरी तरह लाइक उसके सारे लिंक्स देखने होंगे। अच्छा ये कंपनी है, उसके अंडर में कोई और कंपनी चल रही है तो उसका क्या है स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें लाइक वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। कि अगर एक लॉस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है पेरेंट कंपनी उसे फुलफिल करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करेगी, तो अगर वो भी इन्वेस्ट करेगी तो सीधी सी बात है कि हमारे जो जो है एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा जो है, तो इनकम लाइक वो डिक्रीज करेगा लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह की इसमें चीज़ें आती हैं। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।